हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले सेशन में हम फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जैसा कि इसमें बताया गया था कि फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशंस बिटवीन दी सरफेसेस को अपोज करता है। जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं रिलेटिव टू ईच अदर, फोर्सेस अपोजेस रिलेटिव मोशन, इसी को फ्रिक्शन कहा जाता है। जो कि आप ये फिगर देख रहे हैं, ये रफ सरफेस है, ये आपका बॉडी मान लेते हैं, लेट्स से बी ब्लॉक है। ये इट टेंड्स टू मूव इन एक्स डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे अब जनरेट होगा? इसके कांटेक्ट में। इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा कांटेक्ट फोर्स होता है। और क्या करता है फ्रिक्शन का नेचर, क्या होता है? वो रिलेटिव मोशन को, जो मोशन हो रहा है उसके रिलेटिव मोशन को क्या करता है? वो अपोज करता है। उसी में हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस देखे थे, जिसमें एक स्टैटिक फ्रिक्शन था जो कि टेंड्स टू हैव रिलेटिव मोशन, जो कि टेंड्स टू हैव रिलेटिव मोशन होने वाला, देन इट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। और यही लिमिटिंग फ्रिक्शन कब हो जाएगा? जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, देन इट विल बी कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे लिखा है यहाँ देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम which is called limiting friction. Then comes kinetic friction. Kinetic friction क्या हो जाएगा? जब body starts going to move, देखिए लिखा है when external force exceeds friction, जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाएगा तो बॉडी जो होगी वो मूव करने लगेगी, तो वो क्या हो जाएगा? डायनामिक फ्रिक्शन। तो डायनामिक फ्रिक्शन हमेशा इसकी वैल्यू कम होगी स्टैटिक फ्रिक्शन से, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो उसका एक देखिए, ये हमने ग्राफ देखा था, जैसा कि दिख रहा है कि ये वाई एक्सिस पे फ्रिक्शनल फोर्स है, अप्लाइड फोर्स इन एक्स डायरेक्शन है। ये हमने देखा कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स से 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15, 20, 25, 30 एंड देन कम्स हियर 40 न्यूटन। लेट्स से 40 न्यूटन तक ये इट विल बी, बॉडी विल बी एट रेस्ट, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। 40 न्यूटन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की। ओके, देन एट दिस पॉइंट, बी पॉइंट पे क्या हो रहा है? डायनामिक फ्रिक्शन। जब हम 40 के ऊपर लगा रहे हैं, लेट्स से 40.5, तो क्या होगा? बॉडी इज गोइंग टू मूव, बॉडी मूव करने लगी हल्की, तो क्या मोशन में आ गई, तो क्या हुआ? डायनामिक फ्रिक्शन। क्या हमेशा डायनामिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी, तो बॉडी यहाँ से बी पॉइंट से अब मूव करने लगी है। ओके, देन यहाँ से देख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स अब इसके लिए डायनामिक फ्रिक्शन के लिए कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब जो रिलेटिव आपका फ्रिक्शनल एफर्ट्स हैं, जो फोर्सेस हैं, वो कम लगेंगे रिलेटिव मोशन की, और रिलेटिव मोशन बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। ठीक, तो इस पे हमने एक वीडियो भी आपको दिखाया था पिछले सेशन में। अब हम आते हैं आपके लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बारे में भी अभी एक क्लियर करेंगे थ्रू पीपीटी, एक फिगर है। पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें क्या बता रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जैसा कि यहाँ पे हमने अभी देखा भी है ब्लॉक में, फ्रिक्शनल फोर्स ये है आपका अप्लाइड फोर्स लग रहा है, ये अप्लाइड फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। इन दोनों, इस बॉडी का वेट जो है वो हमारे से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना लगा? वेट इक्वल टू mg होगा। ओके, और ये जो ब्लॉक है और ये सरफेस है, इसकी वजह से जो अपोजिट फोर्स लगेगा वेट का, वो कितना होगा? Rn। ठीक, तो बताया गया है फ्रिक्शनल जो आपका फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, जो कि पहले बात हो चुकी है। तीसरा, फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट। हमने इसका वीडियो देखा था अभी, बाकी एक फिगर में भी आपको समझाएंगे कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे ये डिपेंड नहीं करता है आपका सरफेस एरिया, ये हमेशा उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि स्टील स्टील का कांटेक्ट है, कि स्टील वुड का है, कि वुड रबड़ का है, कि वुड एंड पेपर का है। इस तरीके से वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है, ना कि उसके सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन सरफेस रफनेस पे डिपेंड, वही बात हो गई सरफेस रफनेस, इरेगुलरिटीज, जो इसका फिगर हमने आपका वीडियो भी दिखाया था इसका। देन डिपेंड्स अपॉन मटेरियल और सरफेस, बताया वही कि सरफेस के मटेरियल पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये होगा लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी तरीके से जब डायनामिक फ्रिक्शन की बात हो जाएगी, तो व्हेन टू बॉडीज इन कांटेक्ट हैव रिलेटिव मोशन बिटवीन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायनामिक, विच इज ऑलवेज, हमेशा डायनामिक फ्रिक्शन क्या होगा? स्लाइटली लेसर देन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि अभी हमने ग्राफ से भी देखा था, जो कि म्यू के इज लेस देन म्यू एस होगा। फोर्स ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन जो होगा वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव मोशन, देयरफॉर इट रिड्यूसेस ग्रेट एक्सटेंट व्हेन रिलेटिव स्पीड इज हाई। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे म्यू एस आपका, म्यू के आपका कम होता चला जाएगा। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, वही सेम पॉइंट हो जाएगा। देन आता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात की जा रही है, देखिए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ आप
अगर आप इनको बैलेंस करते हैं तो ये आपका अप्लाइड फोर्स है, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स एज बताया गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके रिएक्शन होगा। ठीक, अब इस म्यू को जब हम रिप्लेस करेंगे, अल्फा को रिप्लेस करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस करेंगे, सॉरी, तो ये देखिए बन गया F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर एन। ओके, म्यू इंटू आर एन, तो इसी म्यू को कहा गया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये अभी फर्दर डिवाइड हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ आपका डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये फर्दर अभी डिवाइड हो जाएगा। वैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज हुई, यही फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देख रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन होता है, जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस किया तो इट विल बी इन फॉर्म ऑफ म्यू, देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, then mu is called as coefficient of friction. Okay, then one minute. Okay, then mu, अगर यहाँ से mu की वैल्यू हो जाएगी, that is frictional force upon normal reaction. Therefore coefficient of friction किसका रेशियो है, of the frictional force and the normal reaction। और इसकी अगर आप ये देख रहे हैं यूनिटलेस क्वांटिटी कैसे कहा जाएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है कि म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू की रेंज क्या होनी चाहिए, ये सब आपके, या म्यू की यूनिट क्या होती है। तो आप देख सकते हैं कि म्यू की यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स जो कि न्यूटन में रहेगा, और रिएक्शन भी जो होता है वो न्यूटन में रहेगी। ओके, तो न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, तो म्यू विल बी यूनिटलेस। ओके, देन वही बात बताई, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो इसमें आपका दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कैसे कैसे, एक हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ नहीं, जैसे वही जो हम लोग अभी आप ऊपर एक्सप्लेन कर रहे थे, जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो वहां पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की हो जाएगा। जब डायनेमिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो वहां पे जब वो बॉडी मूव करने लगेगी तो वही म्यू एस वो किस चेंज में हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा, या म्यू डी होगा, इन्होंने म्यू के दिखाया है। ओके, तो इसमें क्या है, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट इज विद इन लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के विद इन लिमिट में है, देन इट विल बी एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर एन, वेयर एज म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। Then comes what is coefficient of dynamic friction, when external force acting on the body exceeds limiting friction। जब ये limiting friction को exceed कर जाएगा then body, बताया गया कि body क्या होगी, move करने लगेगी। then वो किस part में आ जाएगा, static in dynamic और kinetic friction। तो इसको replace Fk is equal to क्या हो गया, म्यू एस की जगह आपकी आ गई वैल्यू म्यू के into Rn, तो coefficient of kinetic friction जो कि हमेशा लेस किससे होगी, आपके हमेशा देखिए लेस किससे है, म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन से। वैसे ही जब ये कम है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्शनल फोर्स के, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी काइनेटिक फ्रिक्शन का कम हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। देन आपका ये टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जैसा कि 1 मिनट इज 1 ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर जब देख रहे हैं कि पी फोर्स लग रहा है ये, ओके, ये देखिए यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस है, और जब ये वेट लग रहा है, 1 मिनट, ओके, जब ये वेट आपका देखिए m इंटू जी लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन उसके एक्ट करेगा आर एन। ओके, हमने इसको आर एन कह दिया। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बाय डेफिनेशन देखिए क्या लिखा, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट किसका, रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। कहां से बना रहा हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन से, जो एंगल बना रहा हो वो नॉर्मल रिएक्शन। देखिए पहले लिखा है रिजल्टेंट किसका हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, रिजल्टेंट किसका हो, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसका रिजल्टेंट ये है। ठीक, ये दिख रहा होगा आर, और इट विल बी, एंगल कहां से बनाएगा, थ्रू नॉर्मल रिएक्शन। देखिए ये आपका थीटा, तो यही इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है इसको, इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इन ट्रायंगल। अब जैसा कि इसमें दिया है इन ट्रायंगल ओ सी बी, देखिए ये आपका बन गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो इट मीन्स ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ये है सी बी, परपेंडिकुलर आपका सी बी जो कि किसके बराबर है, एफ एस।
देखिए इस फिगर में देखिए, अगर इस ट्रायंगल में देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी सीबी जो है वो किसके बराबर है, एफएस अपॉन बेस। बेस कितना है, बीओ। बीओ कितना दिया है, आर एन, नॉर्मल रिएक्शन, एफएस अपॉन आर एन। तो एफएस को इन्होंने रिप्लेस कर दिया म्यू एस इंटू आर एन। कहाँ से आया था ये जो आपका एफएस, कहाँ से आया था, यहाँ से। एफएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, नॉर्मल रिएक्शन के। जो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया था तो इट कम्स टू बी, वहां पे हमने म्यू जोड़ दिया था, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ जब स्टैटिक फ्रिक्शन अगर बात की जा रही है तो म्यू एस हो गया। देखिए तो एफ एस की जगह हमने म्यू एस इंटू आर एन हो गया, आर एन हो गया, आर एन आपका कट गया, दैट इज म्यू एस आ गया। तो टेन थीटा किसके बराबर हो गया, टेन थीटा किसके बराबर हो गया आपके, म्यू एस। ठीक, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपके, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर हुआ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। ओके, नाउ एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या चीज है, एंगल ऑफ रिपोज जो है आपका, जैसे कि देखिए आप फिगर देख रहे हैं, ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन पे है। ये जो है आपका जो सर बॉडी रखी है, 1 मिनट एक टू उठा लेते हैं। हाँ, ये जो आप बॉडी देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो है ब्लॉक जो रखा है ये इंक्लाइंड प्लेन पे है। ये जो ब्लॉक रखा है ये इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है। ओके, तो इसमें क्या बताना चाह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या है मिनिमम, ये वर्ड थोड़ा सा याद रखिएगा। मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, सच दैट बॉडी एट रेस्ट ऑन द प्लेन इज, किस तरीके से कि बॉडी एट रेस्ट ऑन द प्लेन इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जस्ट अबाउट टू स्लाइड करने वाला हो, कि आप जस्ट अबाउट टू मूव करने वाला हो या स्लाइड करने वाला हो, उसके जो मिनिमम एंगल होगा किससे, थ्रू हॉरिजॉन्टल से। तो इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज। इसको फर्दर समझ सकते हैं आप ऐसे। अब देखिए ये आपका, ओके इरेज कर दे पहले, ओके ओके, देखिए अब देखिए ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है जो कि किसी थीटा एंगल पे है। ठीक है, अब आपने ये देखा कि यहाँ पे ये इसका वेट जो होगा हमेशा डाउनवर्ड लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ये देखिए वेट आपका वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ठीक, अब ये जो, अब आप सोच रहे हैं कि ये थीटा कैसे लाया जाए, तो थीटा देखिए, इसको अगर हम ट्रायंगल को, इसको हम एज ए ट्रायंगल बना देते हैं, लेट्स से ये देखिए ये आपका पूरा क्या हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये थीटा है। अगर इसको आप ट्रायंगल मानते हैं, ये अभी आपको अच्छा एक इसका एक वीडियो है, वो अगर दिखाएंगे तो ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे, वहां से क्लियर कर देंगे। यहाँ थोड़ा जो है नेट स्लो होने की वजह से क्लियर भी नहीं हो रहा है, साफ भी नहीं बन पा रहा है मेरे से, तो हम वहां से एक्सप्लेन कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ये एंगल ऑफ रिपोज, ये जो एंगल होता है ये कैसे आता है, ठीक है। यहाँ बस हम आपको ये समझा देते हैं, उसके लिए आप परेशान ना होइए कि हम बता देंगे। यहाँ बस ये समझा देते हैं कि हाउ, अब इसमें क्या होगा। जैसे ये देख लीजिए, अगर ये थीटा है तो इट विल बी थीटा हो जाएगा, ये जो है आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, ये जब ट्रायंगल बन जाएगा तो थीटा 90, यहाँ पर आप जब ये ट्रायंगल बन जाएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये एक फर्दर ट्रायंगल हुआ ये। ठीक, जब ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, थीटा। ओके, ये भी हम वहां एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये जब थीटा हो गया, देन अब आपको हमने क्या किया है, जो वेट इजल टू एम जी दिया है, तो ये जो वेट आपका है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्लाइड डाउनवर्ड होगा। अगर जैसा कि लिखा है यहाँ पे, बॉडी एट रेस्ट ऑन द प्लेन इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर डायरेक्शन में ऐड करेगा, देखिए इन एफ, इन दिस डायरेक्शन, एफ एस। ठीक, अब जब ये वेट देखिए, ये है वेट इजल टू एम जी, अब इसका वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, इन दिस डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, चाहे इंक्लाइंड प्लेन पे चाहे जहाँ हो। जब ये डाउनवर्ड लग रहा है तो अब ये क्या चीज होगा, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। तो ये जब इस तरीके से हो गया तो इसका एक्स और वाई कैसे बना, एक देखिए ये बना और ये बना। तो इस, जब ये थीटा है तो ये थीटा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल बी एम जी कॉस थीटा, और द वर्टिकल उसका जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही इक्वेशन इक्वेट करेंगे, इक्विलिब्रियम में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दैट इज एफ एस इजल टू, ये क्या होता है, म्यू इंटू आर एन होता है। एफ एस इजल टू आपने जैसा कि पता है कि म्यू इंटू आर एन होता है।
जो कि फर्दर यहाँ किसके बराबर है, इस डायरेक्शन में एफ एस है तो इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा है, तो ये क्या देखिए हो गया एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एस, जो कि किसके बराबर है, म्यू इंटू आर एन, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। फर्दर हम क्या देख सकते हैं कि अब इधर की डायरेक्शंस को इक्वलेट, फोर्सेस को इक्वलेट करते हैं, तो ये देखिए एम जी कॉस थीटा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, आर एन अपवर्ड डायरेक्शन है, तो आर एन किसके बराबर हो गया, आर एन हो गया आपके एम जी, आर एन हो गया एम जी कॉस थीटा। ठीक, जब आर एन आपके एम जी कॉस थीटा हो गया, 1 मिनट, ओके, आर एन आपके हो गया एम जी कॉस थीटा, तो हमने ये क्या किया है कि आर एन की वैल्यू को इस जगह रख दिया है। ठीक, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा, यहाँ से एम जी कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इधर लिया है, तो ये क्या हो गया tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। हेंस यहाँ से हमने क्या देखा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर आल्सो इक्वल। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझिएगा, इसको देख भी लीजिएगा, फिर से जो लिंक शेयर करूंगा तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पर भी हमने कैसे देखा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल हो रहा है। देन कोन ऑफ फ्रिक्शन कुछ नहीं है, कोन ऑफ फ्रिक्शन जो है एक रिप्रेजेंटेशन है, कोन ऑफ फ्रिक्शन जो है एक रिप्रेजेंटेशन है, जैसा कि अभी हम लोग वहां देख रहे थे आपका कि ये देखिए ये आपका ब्लॉक है, ये फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर है, नॉर्मल रिएक्शन अपर डायरेक्शन में होगा एंड वेट इज विल बी इन नॉर्मल डायरेक्शन, जिसकी वजह से हमें अपर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है। तो उसका रिजल्टेंट क्या था, दैट इज आर, ये क्या बना था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बना था, जो अभी पीछे ऊपर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बस उसी को एज ए कोन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। तो देखिए जैसा लिखा है कोन शोइंग फ्रिक्शनल फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये एंड देयर रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट कितने एंगल पे, थीटा, दिस इज कॉल्ड कोन ऑफ फ्रिक्शन। ओके, नाउ ओके, नाउ अब इसके बाद जो है न्यूमेरिकल एंड वो है वो हम उसमें नेक्स्ट क्लास में सेशन में डिस्कस करेंगे। अब जो है आपको शेयर कर लेते हैं वो पीपीटी जो आपको अभी हम जो हमने अभी यही चीज एक्सप्लेन की है, इसी को हम बताने जा रहे हैं। ये ओके, अब इसमें भी आप इसको थोड़ा फास्ट ही समझिएगा, ये भी जो हमने अभी आपको जो एक्सप्लेन वहाँ थ्योरेटिकल उसमें में किया है, अब ये जो चीज है 1 मिनट, लेट्स कम ऑन टू द रेड पॉइंट। ओके, अब इसमें देखिए ये आपका जो फर्स्ट फिगर दिखा रहा है, ये आपका फर्स्ट फिगर दिखा रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन का। ठीक, ये स्लाइडिंग हो रही है, यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जब आगे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स दो कहाँ आपका पीछे एक्ट करेंगे, और ये रोलिंग हो रही है तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, अगर ये सरफेस है तो यहाँ पर एक्ट करेगा, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक, तो अभी इसमें भी वही चीज जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, ये जैसे कि फ्रिक्शन को बताया गया है कि सेल्फ एडजस्टिंग है, हम तब फ्रिक्शन लगाते जाएंगे, फोर्स लगाते जाएंगे, 10 किलो न्यूटन 50 किलो न्यूटन लगाते रहेंगे, तब तक वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर नेट फोर्स जीरो रहेगा। और जैसे ही उसका, जैसे कि लेट से अब हम अगर यहाँ पे अब आपका लेट से 50.1 लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स जैसे ही यहाँ एक्ट करेगा तो बॉडी मूव करेगी, और वही जो होगा आपका स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, दैट इज बॉडी इज गोइंग टू मूव, ओके, स्लाइड या रोल जस्ट जो भी है, तो वहां पे जो होगा ये आपका मूव करने लगेगा, हेंस जो है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जैसे कि इसके नेक्स्ट फिगर में देखेंगे, 1 मिनट, इसके नेक्स्ट फिगर में आप ये, अब इसमें देखिए, हाँ, अब देखिए जैसा कि स्टैटिक फ्रिक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन दैट इज वही काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड देन रोलिंग, यहाँ पे एक रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, स्लाइडिंग काइनेटिक डायनेमिक इट विल बी ऑलमोस्ट सेम, ये रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, रोल बॉडी जो है रोलर एज ए बॉल बियरिंग, और ये हो गया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन है, जैसा कि आपने हमने देखा फिगर वही है, फोर्स यहाँ आपका लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, ओके, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये कहाँ से आया, बॉडी का वेट होता है कोई ना कोई जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, दैट इज एम जी, हेंस इसके अब एबव
इसके रिएक्शंस बॉडी की वजह से, सरफेस की वजह से रिएक्शन ऐड करेगा, विच विल बी R इज इक्वल टू mg, इक्विवेलेंट होगा उसके। जब ये अब जो आपका स्टैटिक जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम देखिए लिखा ना, मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। जब इसको हम रिप्लेस करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, म्यू एस। तो ये किस क्या बन गया, म्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये सब चीजें अभी हमने जस्ट पीछे थ्योरी में उसमें एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसमें अब हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। देन स्लाइडिंग हो जाएगा जब स्लाइड कर रहा होगा, देन अगर रोल कर रहा होगा देन इट विल बी रोलिंग फ्रिक्शन। और ये देख लीजिए, हमेशा याद रखिए कि देखिए म्यूएस पे डिपेंड कर रहा है और आर पे डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। म्यूएस क्या है, इसके नेचर सरफेस, म्यूएस वुड वुड का अलग होगा, स्टील स्टील का अलग होगा, तो ये उस पे डिपेंड कर रहा है, ना कि इनके कांटेक्ट, ये इसमें इतना कांटेक्ट है, इसमें इतना कांटेक्ट है और इसमें कम कांटेक्ट है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे, उसके मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। म्यूएस सबकी वैल्यू अलग होती है, सबकी रेंज अलग होती है। वो अगर न्यूमेरिकल आता है तो कई जगह दी होती है, कई जगह निकालना होता है, इसके एक्सपेरिमेंट होता है इसमें अप्लाइड मैकेनिक्स में, म्यूएस जहाँ निकाला जाता है म्यू की वैल्यू को, ठीक है। तो वो हमारा वहां भी ये प्रूफ किया जाता है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया, बट इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस या मटेरियल के सरफेस पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये आपका हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। देन कम्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ क्या है, बॉडी इज गोइंग टू स्लाइड, जब स्लाइड करने जा रही है तो वही जो म्यू आपका स्टैटिक फ्रिक्शन था, वो क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन, बॉडी इज गोइंग टू मूव देयर। ओके, देन कम्स रोलिंग फ्रिक्शन। जब रोल क्या होगा, इसमें भी वही चीज होगा, आपका mg है, r इज इक्वल टू mg है। जब बॉडी इज गोइंग टू मूव, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, म्यू r से, विच इज रोलिंग फ्रिक्शन। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी तक हमने वहां पीछे हम देख रहे थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हमेशा ज्यादा होगा डायनेमिक फ्रिक्शन से। नाउ हियर कम वन मोर, रोलिंग फ्रिक्शन। जैसा कि एग्जांपल आप बॉल बियरिंग और अपने सब पैडल उसमें देखा होगा, वहां बॉल बियरिंग लग रही थी, तो वहां क्या है, फ्रिक्शन वहां कम से कम करना होता है, इजिली मूव करना होता है, इसलिए वहां पे बॉल बियरिंग और इन सब का यूज किया जाता है। ठीक, कि वहां पे फ्रिक्शन कम से कम हो, रिलेटिव मोशन ज्यादा से ज्यादा मिले हमें, और फ्रिक्शनल और इरेगुलरिटीज कम से कम रहे। ठीक, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ये जो आपका क्या है, म्यूएस स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर, किससे होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन से, दैट इज दिस वन। और उसके बाद और सबसे कम किसका होगा, म्यू ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ इरेगुलरिटीज कम से कम मिलेंगी और हमें रिलेटिव मोशन ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आपने ये चीज देख ली, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, नाउ वन लास्ट पार्ट लेफ्ट, फ्रिक्शन फोर्स इंक्लाइंड प्लेन। ओके, ये बस आप इसका जो आप एंगल ऑफ रिपोज था, बाकी फ्रिक्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शनल फोर्स जब एक्ट करता है तो हम लोग उसको कैसे वो करते हैं, उसमें कैसे फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। आपका मुश्किल से हार्डली 2-3 मिनट्स लेगा। In this video, I'll talk about deriving the equation for normal reaction in an inclined plane. You can see a block sliding up a plane. The weight mg is shown as acting downwards, vertically down, and the normal reaction is perpendicular to the surface of the plane. So draw a triangle and put a block on it, and draw a line vertically downwards, which is mg. अब देखिए लिखा है mg, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, बॉडी चाहे इंक्लाइंड हो चाहे स्ट्रेट बार पे रखी हो, तो mg act vertically downward from center of gravity. Okay, let the plane be at an angle theta to the horizontal. This will be called as angle of repose. This angle जो कि यहाँ भी अभी आएगा, और कैसे आएगा वो आप देखिए, it is just general math है, उसको trigonometry है। The second step is, since the block pushes on the plane and the plane pushes back on the block, draw a black line as shown there, which is perpendicular to the incline. So that becomes OC. And therefore, angle ACO becomes 90 minus theta, because angle at B is 90 degrees. So 90 plus. Now from here you can see क्या है, ABC एक ट्रायंगल हो गया, तो ये आपका देखिए 90 डिग्री हो गया, ये थीटा है। ओके, क्योंकि ये 90 डिग्री कैसे हो जाएगा, ये हम इंक्लाइन
ये जो आपका खींच रहे हैं ये पूरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो ये आपका टोटल देखिए एक एंगल बना, ट्रायंगल बना एबीसी, जिसमें बी 90 डिग्री है, ए थीटा है, तो इट कम्स टू बी 90 माइनस थीटा। नाउ अब फर्दर ये क्या करेंगे, 90 minus theta plus theta will sum up to 180 degrees. After that, plug in a point D. So DOC becomes a new triangle. The angle at C is already 90 minus theta. The angle at D is 90 degrees because MG is perpendicular. Therefore, the angle at O should be theta by inference. And the total angle will be 180 degrees for that triangle. So this is the most important thing. We have derived theta. The rest is pretty easy. So आपने यहाँ से देखा, देखिए ये जब हमने इस ट्रायंगल को कंसीडर किया, डीओसी को किया कंसीडर, तो ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर गिराया है तो 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा है, तो टोटल ट्रायंगल का एंगल 180 डिग्री होता है, तो हेंस इतना एंगल आपका थीटा आ जाएगा। So all we have to do now is name the hypotenuse in that triangle EDO, and which is equal to now अब देखिए यहाँ पे because mg is the hypotenuse. अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, दो mg को इन्होंने इन वर्टिकल और इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया फोर्सेस को, जो कि हम पहले से सीखते आ रहे हैं। ये जब mg है और ये जब थीटा है, तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा हो जाएगा, इन दिस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा mc sin थीटा। इसको mg sin थीटा उठा के हम यहाँ ब्लॉक पे रख देंगे। The perpendicular in this triangle EDO is theta is drawn as if it's coming from the center of gravity of the block. You can see the red arrow up there, and we draw the normal reaction N, which is equal and opposite force by the blue plane on the green block. So the blue plane pushes back on the green block with the same equal and opposite force to mg cos theta. अब यहाँ भी आप वही देख रहे हैं कि mg cos थीटा विल बी इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, mg cos थीटा विल बी इक्वल टू n हो जाएगा, और फोर्स कंपोनेंट डाउनवर्ड अलोंग प्लेन कितना है mg sin थीटा, ये mg sin थीटा एक्ट कर रहा है। ओके, now the friction force is a function of the normal reaction N. It's not a function of the weight, so we have to be very careful about drawing the friction force. So here the friction force is equal to mu into N, as shown in the red arrow pointing down. The red arrow is pointing down because it's assumed that the block is moving upwards like in the animation. But if the block is sliding down, अब इसमें बात ये कह रहे हैं कि ब्लॉक अभी माना जा रहा है कि ब्लॉक, अभी हमने स्टार्टिंग के फिगर में देखा था, ब्लॉक क्या है, मूव अपवर्ड कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियस है इन डायरेक्शन में ऐड करेगी, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब आप देख रहे हैं कि दो फोर्सेस हो गए, mg sin थीटा एंड mu n, which will be किसके बराबर हो जाएंगे, applied force will be in this direction, तो किसके बराबर हो जाएंगे, mu n plus mg cos mg sin theta. Then the mu n will exactly be opposite to the direction of motion, and it will point upwards. We have to take care to see which is the direction of motion. I hope this was useful. Thanks and have a great day. तो इस तरीके से आपने फ्रिक्शंस के बारे में देखा, फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड देन डायनामिक फ्रिक्शन। नाउ देन कोन ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में देखा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू के बराबर किया गया, एंगल ऑफ रिपोज भी जो होता है फ्रिक्शन के बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। तो अब जो है नेक्स्ट सेशन में इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, टिल देन बाय, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, थैंक यू।